become final year, 6th semester, both sections C and D, as well as if some student who watching the online videos of teaching and learning process Hindi medium also. Today, through this video lecture, we will learn about indirect tax, particularly the rate of goods and services tax and types of GST and whether it is applicable. Dear student, whenever from the 1st July 2017, the GST Council has been established by the central government. Number of meetings were held, and each and every meetings there will be something new. What are doing at the level of government, that is a part of government. But as far as concerned the university examination, once the syllabus has been framed and it is so limited, no doubt you and me both are not a master of GST because it is a very lengthy process and there is a so many clauses, number of transactions is there. जितना आप डीप में जाओगे उतना GST अंदर है, लेकिन फिलहाल हमको लिमिटेड रहना है हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस तक और सिलेबस में जो कंटेंट्स दिए हैं उसको फोकस करते हुए अपने वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं। जहां तक आज के वीडियो लेक्चर्स का सवाल है, आज मैं आपको बताऊंगा कि भी GST टेक्निकली उसके रेट्स क्या है और GST के प्रकार कितने हैं, क्योंकि जब सेल और परचेस का ट्रांजैक्शंस होता है on the basis of transactions made by the purchaser and seller regarding sales and purchases, the GST can be crop up and जब GST तय हो जाता है वहां पर तो वहां पर मुद्दे आते हैं कि भी कौन सा GST लगेगा, कितने % लगेगा। तो सबसे बात रेट ऑफ GST, तो हमारे भारत के अंदर में सर्वसामान्य GST के 4 रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं आज की तारीख तक। फर्दर जो चेंजेस होंगे दैट विल बी द डिफरेंट। आपको आपका प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 को फोकस करना है। तो ख्याल रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका 5% जीएसटी का रेट जनरली ये समथिंग फूड आइटम्स पर रखा हुआ है, रेस्टोरेंट है, नाश्ता है, भोजन है, जनरल पब्लिक को उसका ज्यादा बर्डन न हो एंड देयरफॉर द 5% रेट ऑफ जीएसटी इज technically the food items, breakfast, lunch, etc. It is applicable to restaurant also. Then the 12% GST is, हम यहाँ पर ये नहीं बाइफरकेशन नहीं बता रहा हूँ मैं भी आपको कि भी कौन सी वस्तु पर 5% है, कौन सी वस्तु पर 12% है, कौन सी पर 18 है, कौन से पे 28 है, क्योंकि ये ओरल बताना और मैं बोल दूं कि मुझे सब पता है तो ये भी गलत है। उसके लिए हमको पूरे उसकी डिटेल जो कंटेंट्स है उसके जो अनेक्स्चर्स है उनको देखना होता है। लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसमें क्लियर कट लिख करके आएगा कि जो ट्रांजैक्शंस है उसमें 5% जीएसटी है और 12% और 18 और 28। Therefore, whether we will decide what percentage are in the numerical problem is not the matter। यानी वो समस्या नहीं है कि सर हम गणित यदि सॉल्व करते हैं और उसमें यदि रेट ऑफ जीएसटी नहीं दिया है तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बिकॉज इंटरनल सिलेबस के अंदर में इंप्लीड है कि जब बच्चों को प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो उनको रेट ऑफ जीएसटी कोट करके देना है। आपको जीएसटी का रेट आएगा, जो रेट आएगा उसको पकड़ के आपको प्रॉब्लम बनानी है। लेकिन हाँ, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज फॉर deviation of percentage regarding GST, it is fixed, either 5% or 12 or 18 or 28। मैक्सिमम टाइम पर आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट ऑफ जीएसटी इसके 50-50% करके दिया रहेगा। 2.5% जीएसटी, 6% जीएसटी। दरअसल वो 6% और 2.5% और 9% और 14% will not be a percentage of GST. It is a part of GST that we will discuss later on. But main thing is keep in your mind in our country as per GST Council that these 4 rates of GST is applicable. It is okay? Okay. टेक्निकली मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कौन सी वस्तु पर 12% या 5% है वो अभी मैं नहीं बता रहा। फिर भी एक मोटा मोटा मैं अभी आपको रफली कहूं तो जो रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स,
उसके ऊपर 5% है, जनरल अवेयरनेस ग्रोसरीज आइटम्स के ऊपर 12% है, मशीनरीज इक्विपमेंट्स लूज टूल्स सम पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स devices etc. is 18%, and the luxury item which can be purchased by the richest person like AC, fridge and some costly items, it may be the car and so many things. Now we come to the types of GST. अब हम आते हैं types of GST पे, और types of GST is a very crucial part of our syllabus because the numerical problem will be based on this type. If you don't understand the types of GST, we will unable to solve the numerical problem, because in the numerical problem the word will be only GST, and on the basis of different informations available in the numerical problem, we will have to decide which types of GST is there in the transaction. जो numerical problem आएगा उसमें ट्रांजेक्शन्स दिया रहेगा, अब वर्ड सिंपल जीएसटी रहेगा, लेकिन हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें जो जीएसटी दिया है वो उसके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से कौन से प्रकार का जीएसटी, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. बेसिकली टाइप्स ऑफ जीएसटी विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस एंड सेल मेड बिटवीन द परचेसर एंड सेलर. जहां तक जीएसटी का प्रकार है, जीएसटी का प्रकार निर्भर करेगा क्रय और विक्रय के व्यवहारों पर जो क्रेता और विक्रेता के द्वारा किया गया है. जैसे एग्जांपल नंबर 1, इफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेस एंड सेल्स आर इंट्रा स्टेट, look here, many time, always and maximum time there may be a word intra-state and inter-state. You have to keep in your mind very sincerely and minutely the meaning of this intra-state transactions and inter-state transactions, because this is the big problem for the student. While solving the problem, they are unable to understood what is the meaning of intra-state sales and purchase and inter-state sales and purchase. Therefore, through these video lectures, I will explain you. Intra-state transactions means the transaction of purchase and sales made between the purchaser and sellers within a state. Now, what do you mean by within a state? Within a state means if suppose the sellers are from Maharashtra and they sold goods to the customer of also Maharashtra. What is actually here in the transaction? The seller of Maharashtra, purchaser also from Maharashtra. The transaction of purchase and sale between both the parties, that is a residential status, same state. Therefore, जब एक राज्य के विक्रेता के द्वारा अपनी ही राज्य के क्रेता को वस्तुएं बेची जाएगी, तब क्रय विक्रय का यह व्यवहार इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस कहलाएगा. जैसे कि महाराष्ट्र के सेलर के द्वारा महाराष्ट्र के ही परचेसर को जब गुड्स बेची जा रही है, तब बेचने वाला भी कहाँ का? महाराष्ट्र का. खरीदने वाला भी कहाँ का? महाराष्ट्र का. सो ऑलवेज द ट्रांजैक्शन कौन से स्टेट के बीच में हो रहा है? सब महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में. इट मीन्स द ट्रांजैक्शंस विद इन सेम स्टेट इज इक्वल टू इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. Now the transaction within same state means what? The seller is from Maharashtra, the purchaser also from Maharashtra. Therefore, the goods sold in Maharashtra and the goods purchased by the purchaser in also Maharashtra. Hence, the whole process are made in Maharashtra itself. Now, the Maharashtra is the same state.
Therefore, it is a intra-state transaction, but it is not limited up to Maharashtra. Madhya Pradesh to Madhya Pradesh, intra-state. UP to UP, Tamil Nadu to Tamil Nadu, Kerala to Kerala, Himachal Pradesh to Himachal Pradesh, Delhi to Delhi. All these, नहीं तो आपने गलत फहमी में ये मत समझना कि सर हम नागपुर यूनिवर्सिटी के, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, लेकिन गणित में मध्य प्रदेश के अमर ने मध्य प्रदेश के कमल को बेचा, तो हमको लगा है दूसरा स्टेट है। नो, वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। द ट्रांजेक्शन इज आप सेल एंड परचेज, सेल भी होगा परचेज भी होगा, सेलर भी होगा परचेसर भी होगा। सेलर कहाँ का? मध्य प्रदेश का। परचेसर कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इंट्रा स्टेट। सेलर कहाँ का? तमिलनाडु का। परचेसर कहाँ का? तमिलनाडु का। इंट्रा स्टेट। सेलर कहाँ का? यूपी का। परचेसर कहाँ का? यूपी का। ओके, ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पर इंट्रा स्टेट प्रोसेस हो रही है, इन दैट ट्रांजैक्शन, दो द ट्रांजैक्शन इज टेक्निकली सिंगल ट्रांजैक्शन, seller sold the good, it means automatically purchased by someone. Therefore we can say there is a two-way process. One is the seller, other is the purchaser. So sold the good, purchased the good. Okay, no doubt. But in this process, two types of GST will be applicable. Whenever the intra-state transaction, the transaction is within the same state, from Maharashtra to Maharashtra, then the GST, suppose it is 5%, look here very minutely. Now it is 100% means what, and sir 5% means what? We don't understand. अभी आपके समझ में आए। जब महाराष्ट्र में किसी प्रकार का क्रय और विक्रय होगा, तब दो प्रकार का GST क्रिएट होगा। एक होगा CGST, लॉन्ग फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसी के साथ साथ क्रिएट होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तब हमको एक बात ध्यान में रखनी है, फ्रॉम द बिगिनिंग CGST will never single create, SGST also not single create. Whenever the CGST will be there, automatically SGST will be there. आप पहले दिन से तय कर लो, जब कभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपने लिखा सर इस गणित में तो CGST है, तो ख्याल रहे CGST अकेला हो ही नहीं सकता। वो जब रहेगा तो उसके साथ में SGST रहेगा ही रहेगा, क्योंकि if suppose the seller of Maharashtra sold the good to the customer of Maharashtra by charging 12% GST, महाराष्ट्र के सेलर ने महाराष्ट्र के परचेसर को गुड्स एंड सर्विसेज 12% GST पर सोल्ड किया, तब इसमें से 50% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 50% शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट का है, एंड दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ GST। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स की हमारी परंपरा थी 1 जुलाई 2017 के पहले, उसमें स्टेट जो टैक्स कलेक्ट करते था उसका कोई भी हिस्सा सेंट्रल को मिलता नहीं था। बट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST सिंस 1 जुलाई 2017, whatsoever it may be tax collected by seller in his own state, compulsorily 50% portion of the tax will be transferred to central government। इसलिए GST के अंदर में क्या हुआ है कि विद इन स्टेट यदि आप कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं और GST 12% लेते हैं, तो ये 12% का कंपल्सरीली, बिकॉज ट्रांजेक्शन कौन सा है, इंट्रा स्टेट है, ऐसी स्थिति में टोटल GST का मतलब 12% GST का, यानी कि 100% GST का 50% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ट्रांसफर होगा और 50% स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का स्टेट के पास में रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसका ट्रांजैक्शन कैसा होता होगा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तब मैं बताऊंगा। टेक्निकली ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट। तो ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र।
तो पहली बार टैक्स कहाँ आया? महाराष्ट्र में। लेकिन वो पूरा टैक्स महाराष्ट्र का है क्या? नो, महाराष्ट्र में कलेक्ट किया गया जीएसटी का 50% महाराष्ट्र का है, तो बचा हुआ 50% उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जीएसटी काउंसिल और जो एक्ट बना है, जो सॉफ्टवेयर बने, उसमें आजकल मैनुअल कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सिर्फ ऑटोमेटिक अपने लिए नहीं है, मतलब आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक्चुअल में व्यापारी के लिए ये ऐसा बाइफरकेशन करके उसको कुछ चेक या डीडी से पैसा वैसा देना नहीं है। Whenever the bill has been created by the seller, it's automatically credited to the central government and remaining part will keep with state. वहां पर उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो हो हल्ला मच रहा है ये अलग किस्म का है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। पहले कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज रही होंगी, अभी सब सॉफ्टवेयर आ गए। लेकिन हमारे लिए क्या करने का? महाराष्ट्र वाले को बेचा, 12% जीएसटी लिया, पहले जीएसटी महाराष्ट्र में। वो जब महाराष्ट्र में जीएसटी आ गई है तब ये एक जीएसटी नहीं, 2 जीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो द 50% portion of goods and service tax will keep with state and automatically 50% will transfer to CGST. अब now what's our 150-50? तो उसका सीधा है, if suppose charge GST 12%, so 6%, 6%. If charge GST 18%, so 9% here, 9% here. If suppose it is 28%, then 14% here, 14% here. If suppose sir 5%, then 2.5% here, 2.5% here. Therefore in earlier stage मैंने आपको एक चीज बताया है कि 2.5%, 14%, 9%, 6% is not the rate of GST. It is a portion, it is a part of CGST and SGST. It's okay. So whenever the intra transaction is there, transactions will be within the same state, then two prakar of GST will create. One is the central goods and service tax, other is state goods and service tax. Now point number 2, interstate transaction. Now the interstate transactions means what? Transactions between one state to another state. Now what do you mean by one state to other state? So look here. If the seller of Maharashtra sold the goods to the customer of MP, मध्य प्रदेश, एक राज्य का सेलर दूसरे राज्य के सेलर को गुड़ बेच रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या हुआ था, पूरी जीएसटी महाराष्ट्र के पास में आई, महाराष्ट्र ने अपने हिस्से की जीएसटी सेंटर को ट्रांसफर किया। लेकिन whenever the transaction is between one state to another state, अब यहां पर मुद्दा ये होता है कि सर महाराष्ट्र वाले ने बेचा, एमपी वाले ने खरीदा, तो जो गुड सोल्ड करता है वो जीएसटी रिसीव्ड करता है, और जो परचेस करता है कस्टमर ये पेड करता है। जीएसटी इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ सेलर सेल्स एंड परचेस। द सेलर्स रिसीव्ड जीएसटी वेदर द परचेसर पेड जीएसटी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट और आउटपुट किसको बोलते हैं। यहां पर सेलर जब जीएसटी वस्तु बेचने के साथ लेता है तो वो जीएसटी उसकी अपनी नहीं है, उसे वो जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो उसके लिए आउटपुट जीएसटी है। आगे चल के हम उसका टाइप बताएंगे। तो इंट्रा स्टेट में क्या हो गया, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब यहां पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल का है, क्योंकि दो राज्यों के बीच में झगड़ा ना हो। महाराष्ट्र वाला बोलता है मेरा हिस्सा चाहिए, एमपी वाला बोलता है मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र वाले ने बेचा है तो बोलता है मैं महाराष्ट्र को बेनिफिट दूंगा, एमपी वाला बोलता है मैंने खरीदा हूं तो मैं एमपी को बेनिफिट दूंगा। भैया तकरार मत करो, झगड़ा मत करो। सेंटर ऊपर बैठा, सेंटर बोलता है पहले पूरा टैक्स मेरे पास में आने दो, फिर मैं देखूंगा महाराष्ट्र को कितना देना है और एमपी को कितना देना है। एंड दैट्स व्हाई whenever the transaction is inter-state transactions, whole GST मतलब 12% है तो पूरे 12, 18 है तो 18, 28 है तो 28, 5% है तो 5%। इसका बाइफरकेशन नहीं होगा, there will be no division,
of this GST, because integrated goods and service tax is a goods and service tax of center only, and that's why this is IGST. ठीक है? Now there is a third type, technically third type is a branch of intra-state. In our country, the administration process are made by the federal systems are decentralized, but in our country there are some places which is not in a form of state but it is in union territories like Chandigarh. तो दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, these are the union territory. So whenever the transaction within same union territory, यहाँ पर सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि सर अंडमान निकोबार वाले ने महाराष्ट्र वाले को बेचा, तो भाई साहब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज नहीं लगेगा, क्योंकि अंडमान वाले ने जब महाराष्ट्र को बेच दिया तो एब्सोल्युटली प्लेस चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, वो ये है। यहां मैंने क्या बोला था, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, एमपी टू एमपी, यूपी टू यूपी, सेम यहां लक्षद्वीप टू लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली तो दादर नगर हवेली, अंडमान टू अंडमान, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। दैट टाइम अगेन बिकॉज इन द सेम स्टेट, फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो इंट्रा स्टेट था उसमें सीजीएसटी था, सीजीएसटी यहां पर भी है, वहां एसजीएसटी लगता है, यहां पर यूटीजीएसटी लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चेंजेस नहीं। मतलब टेक्निकली बेसिकली टाइप कितने भी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द टैक्स व्हिच क्रिएट ड्यू टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ इंट्रा स्टेट, द पोर्शन ऑफ जीएसटी व्हिच इज ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड सीजीएसटी। एक ही राज्य में किए जाने वाले क्रय विक्रय के व्यवहारों में सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से का जो जीएसटी क्रिएट होगा उसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे, और उसी में का 50% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसीलिए वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा। यही ट्रांजैक्शंस यदि सेम यूनियन टेरिटरीज में होता है, माने चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार में, तब उसका 50% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा और 50% यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा। लेकिन इन दोनों परिस्थिति का खिलाफ यदि एक राज्य का या एक यूनियन टेरिटरीज का सेलर दूसरे राज्य या दूसरे टेरिटरीज में भी, यहां ऐसा नहीं है, मान लो चंडीगढ़ वाले ने यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेचा, तो आप ये मत बोलो सर ये भी यूनियन टेरिटरीज है, ये भी यूनियन टेरिटरीज है, बट दोनों यूनियन टेरिटरीज अलग अलग है। जिस तरह से स्टेट अलग अलग है उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज भी अलग अलग है। तो वन यूनियन टेरिटरीज टू अनदर यूनियन टेरिटरीज इज इक्वल टू इंटर स्टेट हो गया, ख्याल रखिए वहां पर आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, IGST, UTGST, and at the same time input tax credit। अबे 2 मिनट का वीडियो बचा हुआ है, या मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद में हम आज का वीडियो रोक देंगे। लुक हियर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स पेएबल। ये जो आउटपुट टैक्स होता है ये देना पड़ता है, और इनपुट टैक्स जो होता है ये हमारा क्रेडिट होता है, और एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये परचेज पर निकलता है, आउटपुट टैक्स पेबल ये सेल्स पे होता है। उसका कारण क्या है, सपोज आई एम द सेलर एंड यू आर द परचेसर, सो यू परचेज द गुड्स फ्रॉम मी एंड एट द टाइम ऑफ सेल द गुड्स आई हैव कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम यू। मैं विक्रेता हूं, आप क्रेता है, आपने मुझसे कुछ वस्तु खरीदी, यानी कि मैंने आपको कुछ वस्तु बेचा। वस्तु बेचते समय मैंने आपसे जीएसटी लिया है, तो आपकी जीएसटी मेरे पास आई, ये जीएसटी मेरी अपनी जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी मुझे गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है आपके नाम से।
मुद्दा समझ में आया? टैक्स की चोरी होती थी, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया। तो यहाँ पर सिंपल है कि ट्रांजैक्शन तो परचेस और सेल का है, तो दो आदमी तो है। जिसने सेल किया वो सेल्स के ऊपर में जब जीएसटी कलेक्ट करता है, मतलब मैंने आपको वस्तु बेच दिया 10 रुपए की और उस पर 1 रुपया जीएसटी लिया 11 रुपए, तो इसमें जो 1 रुपया मैंने जीएसटी का आपका लिया हुआ है वो दरअसल मेरे जेब में रखने के लिए नहीं है, मुझे वो गवर्नमेंट को देना है। दैट्स व्हाई इट इज आउटपुट टैक्स पे। यानी मुझे खुश नहीं होना है कि मैंने जीएसटी आपसे ले लिया तो ये मेरी कमाई है, दैट इज नॉट द इनकम ऑफ ए सेलर। और वहीं दूसरी हो, बिकॉज आपने भी जब, यदि मान लो आप बिजनेस ओनर है, फाइनली कंज्यूमर है अल्टीमेटली, तो कोई सवाल नहीं है, वो तो आपको भुगतना है। लेकिन यदि मान लो मेरे से आपने गुड्स लिया किसी और को बेचने के लिए, तो अभी आपने मुझसे खरीदा, मुझे टैक्स पे किया, जब आप बेचोगे तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी लोगे। जब जब भी जीएसटी कोई भी सेलर लेगा उसके लिए वो आउटपुट टैक्स पेबल है, और जो परचेसर है उसके लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज बिकॉज मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, इसीलिए आज देखिए हमने क्या देखा आज के वीडियो में कि जीएसटी के रेट 4 प्रकार के हैं, जीएसटी के फंडामेंटल टाइप्स 4 प्रकार के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। और जो जीएसटी क्रिएट होता है वो अगेन फर्दर 2 टाइप्स, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। बस TRAER का फर्क है, बहुत सेंसिटिव है। एंड मोर लास्ट, output tax payable on sales whenever the GST has been collected by the seller, and input tax credit on purchase when the purchaser purchase the goods। ये input tax credit बिजनेस परचेसर के लिए फायदे का काम करता है क्योंकि उसको इसका क्रेडिट मिलता है। यहां पर परचेस और सेल में एक बात पूछी जाती है कि टू पे द टैक्स इज अ लायबिलिटी ऑफ हुम। परचेस एंड सेल्स के ट्रांजैक्शंस में टैक्स पे करने की फाइनल रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? आंसर याद रखो, ऑफ सेलर्स। जो व्यक्ति वस्तु बेचता है जीएसटी पे करने की लीगल रिस्पांसिबिलिटी उसी की है, क्योंकि खरीदने वाला तो टैक्स दे देता है, वो टैक्स जाता है सेलर के पास में। अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी होती है सेलर की। हाँ, अब इसमें आगे चल के और बहुत सी बातें आती है कि जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है, उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ तक छोटा मोटा थ्योरी का पोर्शन है ये मैंने कंप्लीट किया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। थैंक यू।